हेलो माय डियर चैंपियंस, वेलकम टू फिजिक्स विद शुभम सर। तो बच्चों, आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। आपकी क्लास 12 फिजिक्स की वीडियो सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूँ और मैंने क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर 1 यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने बेसिक बातें की थी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, और साथ साथ हमने वहाँ पर मेथड ऑफ चार्जिंग भी डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने भी अभी तक लेक्चर 1 को नहीं देखा है, वो उस वीडियो की लिंक मैं आपको आज डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा आप बेसिक इन्फॉर्मेशन इस इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझें, उसके बाद इस लेक्चर पर आएँ। तो माय डियर चैंपियंस, आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, सो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है बच्चों, इसमें देयर आर 3 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है एडिटिविटी इन नेचर। एडिटिविटी इन नेचर, एडिटिविटी इन नेचर, इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज होता है वो एडिटिव होता है नेचर में। कैसा होता है? एडिटिव। इसको थोड़ा सा और समझिए। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सिस्टम है, इस सिस्टम की डिफरेंट पार्ट पर यहाँ पर 1 ही है, यहाँ 2 ही है, -3 ही है, 5 ही है, इस तरीके से चार्ज प्रेजेंट है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बच्चों मुझे बताइए कि इस सिस्टम पर टोटल नेट चार्ज कितना होगा। नेट चार्ज का मतलब क्या? या तो इस पूरे सिस्टम पर टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर इस पर क्या होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर इस सारे चार्जेस का अलजेब्रिक सम करेंगे। तो 1e + 2e - 3e + 5e, इसको आप ऐड करोगे 8e - 3e दैट इज इक्वल टू कितना बच्चों? 5e। तो इस सिस्टम पर टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है? 5e। तो चैंपियन हम कह सकते हैं किसी भी सिस्टम का टोटल जो चार्ज होता है, टोटल जो चार्ज होता है उस सिस्टम पर परसेंट सारे चार्जेस का क्या होता है? अलजेब्रिक सम होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे इसमें? द नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी, नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी और सिस्टम इज इक्वल टू द algebraic sum of all the charges present in it। क्लियर है? जितने भी चार्जेस उसमें प्रेजेंट है उन सभी का कौन सा सम करेंगे अपन? अलजेब्रिक सम करेंगे। हमने यहाँ पे अज्यूम किया लेट द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू -ne and total positive charge equal to +p, then the total charge of body will be क्या हो जाएगा माय डियर चैंपियंस? Q इज इक्वल टू PE प्लस माइनस क्या होगा? N, देन Q इज इक्वल टू आएगा P - NE। आप E कॉमन निकाल लीजिए, देन आपको मिलेगा P - N। तो टोटल चार्ज क्या होगा? Q इज इक्वल टू E इंटू P - N। क्लियर? जल्दी से नोट करें इसको। नाउ माय डियर चैंपियंस, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है चैंपियंस? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सर ये वर्ड हमें अभी तक समझ में नहीं आया, क्या मीनिंग होता है क्वांटाइजेशन का? तो माय डियर चैंपियंस, क्वांटाइजेशन का मीनिंग होता है एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन फिक्स्ड अमाउंट। कोई भी चीज जो कि कैसी हो बच्चों? कैसी हो माय डियर चैंपियंस? फिक्स्ड अमाउंट। जैसे एक एग्जांपल मैं आपसे ले रहा हूँ, जैसे आप मार्केट जाते हो इरेजर परचेज करने, इरेजर लेने जाते हो, तो इरेजर आती है 10 रुपये की, आप लेकर गए 5 रुपये। समझ रहे हो कितने की आ रही? 10 रुपये की। आप लेकर गए 5 रुपये। अब आप बहुत दूर से गए थे दुकान तक, तो आपने क्या कहा? दुकानदार से कहा भैया एक काम करो, 5 रुपये वाली तो
है नहीं आपके पास, इसी को आधा काट कर दे दो, इसी को क्या करो आधा काट कर दे दो। तो क्या वो जो शॉप वाला है वो आपको इस इरेजर को आधा काट कर देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई? क्योंकि इसका अमाउंट कैसा है बच्चों? फिक्स्ड है। कैसा है? फिक्स्ड है। उसी तरीके से हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि किसी भी बॉडी पर चार्ज कब आता है? जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर होता है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर नेगेटिव चार्ज, जिससे निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। ये हमको पता है। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। तो यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर कितने होंगे बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर आपके 1000 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफर होंगे। हमेशा किसके मल्टीपल में होगा? देखो इलेक्ट्रॉन पर जो किसके मल्टीपल में होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? आपके इंटीजर मल्टीपल्स में होंगे। इंटीजर मल्टीपल्स में होंगे। कभी भी किसी भी सिस्टम पे जो चार्ज होगा हाफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2/5 इलेक्ट्रॉन चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम बच्चों यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए? हम यहाँ पर लिख सकते हैं द नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी is integral multiple of charge on an electron। इलेक्ट्रॉन की जगह हम क्या लिख सकते थे? फंडामेंटल चार्ज मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया हुआ है। ठीक है। सो इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन is smally then the total charge on body will be, बॉडी पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? Q इज इक्वल टू होगा N। Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा? N, वेयर N क्या होगा आपका? इंटीजर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी सिस्टम से चार्ज निकलेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और किसी सिस्टम पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? Q इज इक्वल टू ±N। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, नोट करके आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, चार्ज कैन नेवर बी फाउंड इन fractional form like half e, 3/2e, 7/9e etc. कभी भी सिस्टम पर चार्ज फ्रैक्शनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आपको यहीं करा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? फाइंड हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, ये क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है? Q इज इक्वल टू 1 कूलम। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है, मतलब किसकी वैल्यू फाइंड करना है? N की। N इंटीजर है। N क्या बताएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N क्या बताएगा? वो तो मल्टीपल में है ना, कि किसी सिस्टम पे 10 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो मल्टीपल में क्या है? N क्या बता रहा है? यहाँ पर संख्या बता रहा है, हमको नंबर्स बता रहा है। क्लियर है? तो N निकालेंगे, E की वैल्यू हमको पता है, इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। सो वी ऑल नो दैट Q इज इक्वल टू क्या होता है? N इज इक्वल टू आएगा Q/E। N इज इक्वल टू Q की वैल्यू 1, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻90। N इज इक्वल टू, ये पावर ऊपर जाएगा 10⁻+19 अपॉन डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हमने क्या किया? 10 रेंट लिया, 100 होगा 10⁻18 डिवाइड बाय 16। इससे आप इसको कैंसिल करोगे, 4 4 जा 4, 25 जा 4, 1 जा 4, 6.2 जा, क्या हो जाएगा? 25। तो N इज इक्वल टू आ गया 6.25 × 10⁻18। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक कूलम चार्ज में? आपके 6.25 × 10⁻18। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर फ्रैक्शन का मतलब होता है डेसिमल, आपने तो यहाँ डेसिमल में निकाल दिया, इंटीजर ने। जरा देखो माय डियर चैंपियंस, पावर किस में है? पॉजिटिव में। तो आप बेसिकली क्या करोगे? 6N इज इक्वल टू 625 डिवाइड बाय क्या लिखोगे? 100 × 10 की पावर कितना? 16। 100 से 100 कैंसिल, N इज इक्वल टू 625 और इसमें कितने जीरोस लगा दोगे? 16। ये निकल आया आपका एक इंटीजर।
क्या निकल आया बच्चों? इंटीजर। क्लियर है? अब यहाँ से एग्जाम में क्या होता है बेसिकली, ये तो 10th लेवल का क्वेश्चन है, 10th क्लास में आपने किया होगा। यहाँ से एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मिली कूलम, 1 माइक्रो कूलम, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। अब हमको पता है 1 कूलम इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मिली कूलम, इसको हम लिख सकते हैं 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 कूलम। एक कूलम में कितने हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18, तो एक मिली कूलम में आपके नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो जाएंगे? 6.25 इंटू 10 की पावर 15, ये निकल आए एक मिली कूलम में। और एक माइक्रो कूलम में यदि आपसे पूछा जाए 1 माइक्रो कूलम में कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे बच्चों वहां पर n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 12। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में रहेंगे आपके? 1 माइक्रो कूलम। क्लियर है? यहां तक नोट करें स्टूडेंट्स। यहाँ बोर्ड पर आपके पास दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कैन चार्ज 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इज गिवन टू अ बॉडी। क्या 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज किसी बॉडी को दिया जा सकता है? अच्छा, एक बात बताओ, चार्ज कौन सा दे सकते हैं? जो इंटीजर मल्टीपल में ट्रांसफर हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको चार्ज की वैल्यू दी है, हम यहाँ पर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके ये चेक करेंगे कि वो वैल्यू हमें इंटीजर में मिलती है या नहीं। यदि इंटीजर में आती है तो इतना चार्ज किसी बॉडी को दिया जा सकता है। तो फिर से वही जो अभी हमने किया था, Q इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, चार्ज कितना गिवन है 4.8 इंटू 10 पावर -19 कूलम, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। n की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, यदि n की वैल्यू आपकी इंटीजर आती है तो इतना चार्ज किसी बॉडी को दिया जा सकता है। देन n इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन E। सर डायरेक्ट लिख दिया, देखो भाई Q इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, n इंटू ई, तो यहाँ से n इज इक्वल टू Q बाय E। तो वैल्यू पुट करेंगे, n इज इक्वल टू आपका आएगा Q की वैल्यू है 4.8 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 कैंसिल, 16 बन जाए, 16 3 जा 48। तो कितने आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के बच्चों? 3। कितने आ गए? 3। दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? 3 हुए। कितने हुए हैं बच्चों? 3। क्लियर है? अब इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन ये है, इसी का हाफ क्वेश्चन मैंने यहाँ बना दिया। अगला क्वेश्चन क्या है? अ पॉलिथीन पीस इज रब्ड विद वूलन क्लॉथ एज अ रिजल्ट 4.8 इंटू 10 की पावर -7 कूलम चार्ज इज प्रोड्यूस इन इट। पॉलिथीन को रब किया है किसके साथ? वूलन क्लॉथ के साथ। तो किस पर बच्चों? पॉलिथीन पर कितना चार्ज आ रहा है? 4.8 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। क्लियर? प्रोड्यूस हुआ। अब व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। हमें क्या करना है? हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं जो ट्रांसफर हुए हैं कहाँ से? वूल से। किसमें बच्चों? पॉलिथीन में। और कैलकुलेट इंक्रीज इन द मास ऑफ पॉलिथीन। सर यहाँ तक तो क्लियर था, ये क्या है? कैलकुलेट इंक्रीज इन द मास ऑफ पॉलिथीन। बच्चों मैंने आपको बताया था माय डियर चैंपियंस कि जब भी क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो क्या होगा? मास भी क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ट्रांसफर होगा। दैट मीन्स यदि वूल से पॉलिथीन पर क्या ट्रांसफर हो रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पॉलिथीन का मास है वो भी क्या हो गया होगा? इंक्रीज। देखिए यहाँ पर चार्ज की वैल्यू तो सेम दी है जो इस क्वेश्चन में मैंने ली थी 4.8, तो n की वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर लोगे इस क्वेश्चन के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इंक्रीज इन मास कैसे निकालेंगे। सो इंक्रीज इन मास ऑफ पॉलिथीन इज इक्वल टू होगा बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर into mass of an electron। सर ऐसा क्यों? देखो बच्चों क्या ट्रांसफर हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन हुए कितने ट्रांसफर? 3 ना, 3 हुए। अब इस 3 में हम क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन के मास का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें जो मास इंक्रीज हुआ है, पॉलिथीन का पहले से कुछ मास रहा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन उसकी सरफेस पर आए हैं, तो कितना मास इंक्रीज होगा? तो उसके लिए हमने क्या किया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के मास से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए थे हमारे? 3 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास, याद होगा फर्स्ट क्लास में बताया था 10 की पावर कितना होता है? -31। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 270.3 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये आपका यहाँ पर टोटल इंक्रीज इन मास निकल कर आ गया है।
क्लियर है? 27.3 इंटू 10⁻31 kg। नोट करें। सो माय डियर चैंपियंस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जरा इसको समझिए। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सिस्टम है, इस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट पर चार्ज है 1 कूलम, -4 कूलम, -5 कूलम और 6 कूलम। ये आपका क्या है बच्चों? चार्ज है। अब आपने क्या किया, इस सिस्टम को आइसोलेट कर दिया। क्या कर दिया? आइसोलेट। क्या कर दिया? आइसोलेट। इसको अकेला कर दिया। जैसे कोविड के टाइम पे याद है आइसोलेशन में गए हुए थे जो पेशेंट थे, उसी तरीके से इसको क्या कर दिया? आइसोलेट कर दिया। अब इसका क्या हुआ है? बाहरी संपर्क खत्म हो गया है। ना किसी को ये चार्ज दे सकता है, ना ही किसी से चार्ज ले सकता है। तो इसका जो चार्ज होगा बच्चों, टोटल चार्ज होगा, वो कैसा होगा? कंजर्व। सर इसका टोटल चार्ज कैसे देखेंगे? भाई हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी एडिटिविटी इन नेचर, इनका क्या कर देंगे? अलजेब्रिक सम कर देंगे। क्या कर देंगे? अलजेब्रिक सम। क्लियर? ये हो गया 7 कूलम -9 कूलम, कितना है नेट चार्ज इस पे? -2 कूलम। क्लियर? तो इस यदि ये बॉडी जिस पर कितना चार्ज है नेट? -2 कूलम, ये कैसी बच्चों? आइसोलेट है। तो इस बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है वो कैसा होता है आपका? कंजर्व्ड रहता है। कैसा रहता है बच्चों? कंजर्व्ड रहता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं द नेट चार्ज ऑफ an isolated system is always remains constant or conserved, remains constant and conserved. Clear? Or we can write another definition. Charge can neither be created nor be destroyed. आपकी फेवरेट डेफिनेशन, nor be destroyed. It only transferred from one body to another body. क्लियर है? नोट करें। सो माय डियर चैंपियंस, आपका नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। बट उसके पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वो है क्या? पॉइंट चार्जेस। क्या है चैंपियंस? पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्जेस होते क्या हैं? पॉइंट चार्जेस हम किन्हें कहेंगे? ठीक है, तो जरा मुझे बताइए पॉइंट चार्जेस। आपने पॉइंट चार्जेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपने क्लास 11th में पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी होगी। उसमें हम क्या पढ़ते थे? आपने पढ़ा होगा कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को इतना बढ़ा दें कि इन ऑब्जेक्ट का जो साइज है इनकी बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में कैसा हो जाए? नेग्लिजिबल हो जाए। मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट बी को उठा के आप 4 किलोमीटर दूर रखा हो। अब ऑब्जेक्ट ए से किसको देखोगे? ऑब्जेक्ट बी को। तो ये कैसा दिखाई देगा बच्चों? पॉइंट साइज दिखाई देगा कि नहीं? तो हमने क्या किया? हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस को क्या कर दिया? इतना बढ़ा दिया कि इनका जो साइज था इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में कैसा हो गया? नेग्लिजिबल हो गया। तब इन बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट साइज बॉडीज। क्लियर है? अब इन्हीं बॉडीज पर मान लो इस पर 2 कूलम चार्ज है, इस पर कितना है? 4 कूलम चार्ज है। अब इन बॉडीज को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो ये इन पर जो चार्ज कैरी हो रहा है, तब इन बॉडीज को क्या कहते हैं? पॉइंट साइज बॉडी। और जो चार्ज इन पर प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज। क्या कहेंगे बच्चों? पॉइंट चार्ज। तो डेफिनेशन क्या होगी? इफ द डिस्टेंस बिटवीन two object सो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ द साइज ऑफ two bodies is very small as compared to the distance between them, then the bodies are known as point bodies, और इसी को हम क्या कहेंगे? पॉइंट बॉडीज और ऑब्जेक्ट।
point opposite. The charge present on these bodies is known as point charge. सर आपने पॉइंट चार्ज के बारे में यहाँ पे क्यों बताया? वो इसलिए बताया बच्चों क्योंकि जो आपका कूलॉम्स लॉ है वो किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड। सो चैंपियंस, अब स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ। साइंटिस्ट कूलॉम ने क्या किया था? दो चार्जेस के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स को कैलकुलेट करके बताया था। इसके लिए उन्होंने हेल्प ली थी टॉर्सन बैलेंस। एक बैलेंस थी टॉर्सन, उसका उपयोग करके दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या किया था? कैलकुलेट किया था। अब कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them along the line joining two charges. इन्होंने बताया कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बच्चों? जो दो चार्ज आपने लिए थे वो लाइक हो सकते हैं, लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है, जैसे पॉजिटिव के बीच में और नेगेटिव के बीच में। और अनलाइक चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। जैसे आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो उन दोनों चार्जेस का क्या लेना है हमको? मैग्नीट्यूड का क्या करेंगे आप? प्रोडक्ट करेंगे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या बच्चों? फोर्स। और यदि आप डिस्टेंस होगी दोनों चार्जेस के बीच में, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए इसका एक और नाम होता है कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने क्या किया? लेट कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस Q1 and -Q2 are placed at distance small r। हमने दो चार्जेस लिए हैं, यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ मैं। एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, इसका नाम क्या है? Q1 और ये क्या है? Q2। मैग्नीट्यूड इसका Q1, इसका Q2। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? स्मॉल r। ठीक है, अब यहाँ पर ये नेगेटिव है, सेकंड चार्ज हमने कैसा लिया है? -Q2। इन दोनों के बीच में जरा मुझे बताइए कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं? इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा माय डियर चैंपियंस? अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर है? डिस्टेंस कितनी है? r। अब जरा देखिए, यदि हम दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो फोर्स है इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम लिखेंगे देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम then F is directly proportional modulus of Q1 and Q2। क्लियर है? दोनों का मॉड लिया, मॉड मतलब हमें क्या लेना है? इनकी वैल्यू, हमको साइन से मतलब नहीं है। और प्रोडक्ट किया तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया इसको? 1। अब जरा देखिए, जैसे जैसे आप मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा या फिर क्या होगा? रिपल्सन, उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। और सेकंड इसमें क्या कहा गया है कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। डिस्टेंस कितनी? दो चार्जेस के बीच में हमारे पास r है, तो r के स्क्वायर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मीनिंग ये है कि यदि आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा? घटेगा। डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स क्या होगा? घटेगा। और यदि आप डिस्टेंस घटाओगे तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? कंबाइन इक्वेशन 1 and 2।
इक्वेशन 1 और 2 को क्या किया हमने यहाँ पर कंबाइन, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 into Q2 डिवाइड बाय क्या आ गया आर स्क्वायर। सो F इज इक्वल टू आएगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर जो K है वो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब हम इस K की वैल्यू देखेंगे, द वैल्यू ऑफ K इन CGS यूनिट सिस्टम, CGS यूनिट सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है बच्चों कितनी 1। सो बाय इक्वेशन थर्ड से हमको क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल टू आएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और फोर्स की CGS यूनिट क्या होती है डाइन। क्लियर हुआ, क्लियर, आगे बढ़े। अब इसकी वैल्यू हम देखेंगे SI यूनिट सिस्टम में, तो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ K इन SI यूनिट सिस्टम कितनी होती है बच्चों, K इज इक्वल टू होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, एप्सिलॉन नॉट जो कि इक्वल होता है किसके 9 × 10⁹। सर इसकी यूनिट भी होगी, तो यूनिट कहाँ से निकाल सकते हो आप, इक्वेशन 3 से। फोर्स इंटू क्या कर दोगे, डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइड बाय चार्ज इंटू चार्ज, तो यहाँ से यूनिट क्या निकल के आएगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों न्यूटन, मल्टीप्लाई में क्या जाएगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर भी है तो मीटर स्क्वायर, पर क्या हो जाएगा बच्चों कूलाम इंटू कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर, ये क्या आ गई इसकी यूनिट। यहाँ पर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर एप्सिलॉन नॉट क्या है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। मतलब परमिटिविटी का मतलब क्या होता है सर, परमिटिविटी मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या करती है, अपोज करने का काम करती है। जरा देखिए यदि एप्सिलॉन नॉट आपका बढ़ाएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, K की वैल्यू घट जाएगी, K की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। और K की वैल्यू यदि घट गई तो इक्वेशन 3 से आप क्लियरली देख पा रहे हो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू भी यहाँ पर कम होगी। सिमिलरली यदि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपकी घटती है तो K की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या करती है, अपोज करती है, उसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस वैल्यू को उठा के अभी हम कहाँ करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन थर्ड या फिर हम बाय इक्वेशन 3 सीधा अपन लिखेंगे, तो F इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर न्यूटन। क्लियर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर न्यूटन। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर न्यूटन। क्लियर, इस इक्वेशन का अपन यूज करेंगे कहाँ पर, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। माय डियर चैंपियंस, अब इसके बाद कभी कभी क्या होता है, कूलॉम्स लॉ से यूनिट चार्ज को भी डिफाइन करना के लिए एग्जाम में आ जाता है। यूनिट चार्ज मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ देखिए हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, टू डिफाइन यूनिट चार्ज बाय कूलॉम्स लॉ। क्लियर, हमने क्या किया, हमने सपोज किया यहाँ पे लेट Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, Q, मतलब जो चार्ज दो चार्ज है Q1 और Q2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है। कितना मान लिया हमने यहाँ पर, Q। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली 1 मीटर, और इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो हमने कंसीडर कर लिया 9 × 10⁹ न्यूटन। क्लियर, अब बाय कूलॉम्स लॉ से हम जानते हैं, अभी अपन ने पढ़ा है, F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स लग रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ इंटू Q डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, ये कैंसिल, Q स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया कितना बच्चों 1, तो Q इज इक्वल टू आएगा +-1। यहाँ पर आप लिखेंगे when the force of attraction and repulsion between 2 point charges is 9 × 10⁹ Newton kept at a distance 1 meter, then the charges are known as unit charge of magnitude 1. Then the charges are known as
यूनिट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट वैल्यू एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट का यूनिट वैल्यू डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर मैं आपको सेपरेट निकाल के देता हूँ। यूनिट्स कैसे निकालेंगे? वी नो दैट बाय द फोर्स बिटवीन 2 point charges is given by Coulomb's law, that is F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। तो सबसे पहले अपन यूनिट निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट को इस साइड ले आइए। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई Q1 Q2 डिवाइड बाय F इंटू आर स्क्वायर। 1/4 पाई कॉन्स्टेंट है, यूनिट नहीं होती इसकी, तो क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलॉम इंटू कूलॉम डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों? न्यूटन इंटू क्या आएगा? मीटर स्क्वायर इंटू क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी? कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर। कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाती है? तो जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की आप याद रखेंगे 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है बच्चों? यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की। क्लियर। इसके बाद बात करें डायमेंशन फॉर्मूला, तो डायमेंशन फॉर्मूला आप इस इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूला बाय इक्वेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय इक्वेशन 1 क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। तो यहाँ देखिए चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? 80। इस वाले चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला 80 सेकंड चार्ज का। फिर डिवाइड में क्या है? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2 और डिस्टेंस का L, तो इसका स्क्वायर है तो L2 लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आएगा m की पावर -1 L की पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा? L की पावर 3 ऊपर जाके -3 T की पावर -2 ऊपर जाके +2 और यहाँ पे 2 पावर और T की पावर 4 और A की पावर कितना आ जाएगा? 2। ये निकल आया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से नोट करें। सो माय डियर चैंपियंस, आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।